रात जितनी गहरी होती है, आवाज़ें उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। मैं हूँ तेज शिंदे। आज मैं आपके लिए ऐसी पोज़ेशन स्टोरी लेकर आया हूँ, जो सिर्फ़ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि महसूस होगी। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के छोटे से कस्बे काठगोदाम से। वहाँ एक परिवार रहता था। घर बिल्कुल साधारण, लाल छत, सफ़ेद दीवारें और सामने नींबू का पेड़। परिवार में विनोद, उनकी पत्नी रीमा और उनकी 17 साल की बेटी अनुष्का रहती थी। अनुष्का बिल्कुल शांत, समझदार और थोड़ी शर्मीली लड़की थी। घर में ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती, पढ़ाई करती। क्लासमेट कहते थे कि वो दूसरों से कम बात करती है, लेकिन उसमें कोई अजीब बात नहीं थी। हर परिवार में ऐसा कोई ना कोई बच्चा होता ही है। लेकिन दिसंबर की उस रात जिसने इस कहानी की शुरुआत की, उस दिन पहाड़ों में तेज ठंड थी। धुंध इतनी थी कि सामने वाली गली का घर भी साफ नहीं दिख रहा था। रात करीब 1:30 बजे विनोद को लगा कि कोई चीज खड़की है, जैसे किसी ने बर्तन गिराया हो। वो बिस्तर से उठे, रजाई हटाई और धीरे धीरे नीचे गए। रसोई की लाइट जल रही थी। वो चौंक गए। रीमा कभी रात में उठकर कुछ नहीं बनाती थी। उन्होंने सोचा शायद बिजली चली आई हो और लाइट अपने आप ऑन हो गई हो। लेकिन तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बर्तन से टकराने जैसी। और फिर जैसे कोई हंसा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। रसोई के बीचों बीच अनुष्का खड़ी थी। वो बस खड़ी नहीं थी, उसकी पीठ विनोद के तरफ थी और वो गैस के चूल्हे को बिल्कुल खाली आंखों से देख रही थी। उसके बाल आधे चेहरे पर थे। उसने ठंड में भी चप्पल नहीं पहनी थी। उसकी सांसें बिल्कुल धीमी, असामान्य सी थी। विनोद ने हल्के से कहा, अनुष्का। लड़की ने धीरे से गर्दन मोड़ी, पूरा शरीर मोड़े बिना, बस गर्दन। आंखें आधी खुली जैसे नींद में चल रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हो कि उसके सामने उसके पिता खड़े हैं। विनोद डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो बोले, बेटा, क्या कर रही हो यहाँ? अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, बस गैस की तरफ देखती रही। उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ा था और उसके होठों पर सूखी गंदगी लगी थी। वो बोली, वो बुला रहा था। विनोद एक पल के लिए रुक से गए। कौन बुला रहा था? अनुष्का ने गैस के खाली स्टोव को उंगली से दिखाया। वो, वही। लेकिन वहां कोई नहीं था। विनोद जल्दी से आगे बढ़े और उसे हाथ पकड़कर कमरे तक ले आए। उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, जैसे वो शरीर में ही न हो, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। उस रात उन्होंने सोचा कि शायद वो नींद में चल रही थी, लेकिन अगले दिन सब बदल गया। सुबह स्कूल में अनुष्का अचानक क्लास से निकलकर जमीन की तरफ भागी। टीचर ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। वो मैदान के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची, जहां कोई नहीं था, और एकदम से जमीन पर बैठकर कुछ खुरचने लगी। जब टीचर दौड़कर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अनुष्का मिट्टी में कुछ बना रही थी, एक गोल आकृति जिसके बीच में काली आंखें जैसी गड्ढे बनाए हुए थे। टीचर ने पूछा, बेटा, ये क्या कर रही हो? अनुष्का ने हंसते हुए कहा, उसका चेहरा, वो कहता है कि मैं याद रखूं। टीचर घबरा गई। स्कूल ने घर फोन किया। रीमा और विनोद बच्ची को लेकर गए। तभी शाम को विनोद के दोस्त डॉक्टर अक्षय घर पर आए। उन्होंने अनुष्का से बात की। अक्षय ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि कोई तुम्हें बुला रहा है? अनुष्का खामोश रही। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कलाई दिखाई। वहां हल्की नीली उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। डॉक्टर अक्षय ने उस पर दवा लिखी। कहा कि शायद तनाव है, कुछ मानसिक दबाव। लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको बता दिया कि ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। तीसरे दिन 2 बजे रीमा की चीख से विनोद की नींद खुल गई। वो भागे और देखा कि अनुष्का जमीन पर बैठी है और कमरे की दीवार पर कील से कुछ खरोच रही है। और जो वो लिख रही थी वो देखकर रीमा कांप गई। मैं आ गया हूँ, हिंदी में बड़े गहरे अक्षरों में। कमरे का माहौल पूरा ठंडा था, खिड़कियां बंद होने के बावजूद। विनोद ने कील उसके हाथ से छीनी। अनुष्का ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया।
उसकी आंखें पूरी काली लग रही थी और आवाज आवाज उसकी नहीं थी। उसे मत छू। विनोद पीछे हट गए। रीमा रोने लगी। अनुष्का ने सिर बगल को झटका, जैसे कुछ अंदर संघर्ष कर रहा हो। फिर अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसने कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया। रीमा ने मंदिर जाने की बात की, लेकिन विनोद मानने को तैयार नहीं थे जब तक अगले हफ्ते तक हालात और बदतर हो न गए। अनुष्का रात में नींद में बोलने लगी, कोई एक ही बात बार बार, ये मेरा घर था, मुझे वापस देना होगा, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज बिल्कुल पुरुष जैसी, भारी टूटी हुई होती। विनोद ने आखिर पंडित को बुलाया। पंडित ने घर का कोना कोना देखा, फिर नींबू के पेड़ के पास रुके। पेड़ के नीचे मिट्टी हटी हुई थी और वहां पुराने झाड़ फूक के अवशेष दबे हुए मिले। कुछ कपड़े के टुकड़े, एक टूटा हुआ ताबीज और राख में लिपटा लाल धागा। पंडित ने कहा कि इस घर में पहले किसी पर क्रिया की गई थी और वो चीज अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। विनोद ने पूछा, लेकिन हमारी बच्ची के साथ क्यों? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो सबसे कमजोर है और ऐसी आत्मा हमेशा उसी को पकड़ती है। उसी रात अनुष्का फिर बदली हुई हालत में दिखी। वो सबको सोया समझकर रसोई में गई। कमरे की ग्रिल खोलकर नींबू के पेड़ के पास चली गई। वो मिट्टी खोदने लगी, बिल्कुल जानवरों की तरह हाथों से। और फिर उसने जमीन से एक काला धागा निकालकर अपने गले में डाल लिया। विनोद जब बाहर भागे तो उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान अनुष्का की नहीं थी। अगली सुबह घर का माहौल इतना भारी था कि जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हो। अनुष्का उस रात की कोई भी बात याद करने को तैयार नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे नींद से उठी हो। लेकिन विनोद और रीमा जानते थे कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उस दिन विनोद ने तय किया कि वो लड़की को किसी बड़े तांत्रिक या अनुभवी व्यक्ति के पास ले जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें समझ आ गया कि समय अब बहुत कम बचा है। जब रीमा दूध लेने बाहर गई, अनुष्का घर में अकेली थी। पड़ोस की एक बूढ़ी महिला, सरोज आंटी, दरवाजे पर आई। दरवाजा आधा खुला देखकर उन्होंने अंदर झांका और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्होंने ड्राइंग रूम में अनुष्का को देखा। वो सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। सरोज आंटी आगे बढ़ती, तभी अनुष्का ने धीरे से सिर उठाया और बोली, तुम्हें डर लगता है? आवाज में एक अजीब सी धड़कन थी। सरोज आंटी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस तुमसे पूछने आई थी कि। तभी उसने कहा कि झूठ मत बोलो। अनुष्का ने बिना आग झपकाए कहा और फिर अचानक जोर से हंसने लगी। इतनी जोर से कि सरोज आंटी के हाथ से दूध का पैकेट गिर गया। वो उल्टे कदम पीछे हटते हुए कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। जब रीमा लौटी तो सरोज आंटी कांप रही थी। उन्होंने कहा, उस बच्ची के अंदर कुछ और है, उसे कहीं ले जाओ, वरना जान तक ले सकती है। रीमा रो पड़ी। विनोद जैसे तैसे घर आया और फैसला किया कि शाम को रामनगर के एक बुजुर्ग साधक के पास जाएंगे। लेकिन शाम तक हालात और बिगड़ गए। उस दिन 4 बजे अनुष्का घर में नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली थी। नींबू के पेड़ के नीचे की मिट्टी खुदी हुई थी और उसके पास बैठी थी अनुष्का। उसका हाथ और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके सामने जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे। लेकिन ये निशान इंसान जैसे नहीं थे, लंबे, पतले, टेढ़े जैसे पंजे। विनोद ने जोर से आवाज लगाई। अनुष्का मुड़ी और बोली, वो मुझे लेने आया था, मैं उसके साथ जा सकती हूँ अगर तुम रोकोगे नहीं। विनोद घबरा गए। कौन है वो? अनुष्का मुस्कुराई। जिसका घर तुमने छीन लिया, उसी रात उसे साधक के पास ले जाने का फैसला हुआ। रामनगर पहुंचने तक लड़की बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही साधक के आश्रम का दरवाजा आया, उसका चेहरा बदल गया। वो चीखने लगी। विनोद और दो आदमियों ने उसे पकड़ा। साधक बाहर आया, लंबी सफेद दाढ़ी, कंधे पर अगोछा और शांत आंखें। उन्होंने बस एक नजर अनुष्का को देखा और कहा, ये कब्जा नहीं, ये बदला है।
उन्होंने सबको कमरे से बाहर कर दिया। अंदर सिर्फ साधक और अनुष्का थे। करीब 10 मिनट बाद अंदर से आवाजें आने लगी। पहले अनुष्का की आवाज, फिर एक दूसरी भारी आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी। फिर कुछ गिरने की आवाजें। अचानक दरवाजा झटका गाकर खुला और अनुष्का बाहर भागने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो बुरी तरह दांत पीस रही थी। उसने विनोद की तरफ उंगली उठाई। तुमने उसका घर छीन लिया, अब वो तुम्हारी लड़की ले लेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता। साधक ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ा। दो लोग मिलकर अनुष्का को पकड़े रहे। उसने इतनी भारी ताकत दिखाई कि एक आदमी का कंधा खिसक गया। फिर साधक चिल्लाया, तू कौन है? नाम बता। लड़की के भीतर से आवाज आई, सुरेंद्र। साधक चौंका। ये घर पहले उसका था? वो हंसी। घर, पेड़, गलियारा सब मेरा था और तुम लोगों ने मुझे बिना मुक्त किए दफना दिया। साधक ने लंबा मंत्र शुरू किया। अनुष्का चीखने लगी। उसकी नसें फूली हुई थी और उसकी पीठ ऐसे मुड़ी जैसे हड्डियां पलटने वाली हो। रीमा बेहोश हो गई। लगभग 40 मिनट तक वो साधक आत्मा से संघर्ष करता रहा। आखिरकार उसने नींबू, राख और दीपक के बीचों बीच एक मंत्र चक्र बनाया और लड़की को बीच में बैठाया। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और पूरे कमरे में धुआं भर गया। तभी अनुष्का अचानक शांत हो गई। उसने इधर उधर देखा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्या हुआ था? मुझे घर ले चलो पापा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर लौटते समय विनोद ने देखा कि अनुष्का बार बार गर्दन मोड़कर पीछे की सीट को देख रही है। विनोद ने पूछा, क्या हुआ? अनुष्का ने धीरे से कहा, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। विनोद का दिल धक से रह गया। कौन? वो हल्के से कांपते हुए बोली, सुरेंद्र। वो उसी पेड़ के पास खड़ा है, अभी भी। विनोद ने रियर व्यू मिरर में देखा पर कुछ नहीं था। लेकिन अनुष्का ने फिर से कहा, पापा, उसने कहा है कि वो वापस आएगा। उसने कहा है कि मैं अब उसकी हूँ। इसके बाद साधक ने बताया कि वो आत्मा बेहद शक्तिशाली है और वो सिर्फ हटाई गई है, मुक्त नहीं की गई। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए उसी जगह पर एक आखिरी विधि करनी होगी जहां आत्मा की क्रिया अधूरी छोड़ी गई थी, मतलब नींबू के पेड़ के पास। विधि के दिन तेज आंधी थी। पेड़ लगातार हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पीछे छुपी हुई हो। साधक ने विनोद को पीछे रहने को कहा। अनुष्का पास ही स्टूल पर बैठी थी, पूजा की सुरक्षा सीमा के भीतर। साधक ने मिट्टी खोदनी शुरू की। धीरे धीरे एक छोटी लकड़ी की डिब्बी निकली और जैसे ही उसने डिब्बी हाथ में ली और खोली, अनुष्का ने दहाड़ मारी। उसकी आवाज फिर वही, भारी, टूटी हुई। इसे मत इसे मत खोल। साधक ने मंत्र तेज कर दिए। अनुष्का कांपने लगी। उसके चेहरे पर नसें उभरी। पेड़ के पत्ते गिरने लगे, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई आत्मा खुद ब खुद उतर रही हो। डिब्बी में एक आदमी की चोटी, एक पुराना सिक्का और एक राख मिश्रित कपड़ा था। जैसे ही साधक ने राख मिट्टी में विलीन की, अनुष्का ने अंतिम बार चीख मारी और अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। पेड़ स्थिर हो गया। अनुष्का बेहोश होकर गिर पड़ी। साधक बोला, अब वो चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। अनुष्का अगले दिन धीरे धीरे सामान्य हुई, स्कूल जाने लगी। घर का माहौल भी वापस शांत हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक महीने बाद विनोद ने घर की दीवारें पेंट कराते वक्त देखा कि अनुष्का के कमरे की दीवार, जिसे साफ कर दिया गया था, धीरे धीरे नमी से एक ही वाक्य उभर रहा था, मैं आ गया हूँ। और इस बार शब्द किसी ने कील से नहीं लिखे थे, ये जैसे खुद ब खुद दीवार से उभरे थे। सब समझ रहे थे कि ये खत्म नहीं हुआ। आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। ये कहानी थी अनुष्का की। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें। हर रोज नई कहानी सुननी है मेरे आवाज में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लाता रहूंगा हर रोज ऐसे ही डरावनी कहानियां जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।